जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आज फिर से नए वीडियो में। और दोस्तों आज आप सभी लोग एक नई उम्मीद के साथ जुड़े होंगे कि भैया जो है आज जीके जीएस में, जैसा हम आपने थंबनेल में देखा, हड़प्पा सभ्यता को हम आज एक ही क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। और एक ही क्लास में आज हम आपके हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का काम खल्लास करने वाले हैं। और दोस्तों आर्मी एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन हो या दो क्वेश्चन हो, जितने भी अगर से क्वेश्चन बनेंगे तो इतने जो मैं आपको आज चीज़ बताऊँगा की पॉइंट, उनमें से ही बनेंगे। और आप दोस्तों ये क्लास को पूरा देख लेते हैं और एक बार इसे क्लास का रिवीजन कर लेते हैं तो आपको मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन जाए आप 100% दोस्तों इसे कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में, चाहे आप जीडी का हो, ट्रेडमैन का हो, क्लर्क का हो, टेक्निकल का हो या नर्सिंग असिस्टेंट का हो, सभी के लिए ये जो है जीके की क्लास, ये वाली आज की इंपॉर्टेंट है, सभी को लेना है, मैं बता दूं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि दोस्तों अगर से आप इस क्लास को पूरा ले लेते हैं तो आपका जो है एक क्वेश्चन हो या दो क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन बन जाए आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे किस पर? हड़प्पा सभ्यता पर। और उसके बाद दोस्तों किस पर? हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों हम पूरी क्लास का रिवीजन लास्ट के 5 मिनट में करते हैं, ये जैसा कि आपको पता भी है। और मैं जो क्वेश्चन का होमवर्क आपको दूंगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सबसे ज़्यादा तो मेहनत करना है दोस्तों मैथ और रीजनिंग पर, क्योंकि वहाँ पर आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके परफेक्ट होते हैं, उस पर आपको मेहनत करना है। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपको जीके जीएस की टेंशन नहीं लेना है, मैं जितनी क्लास कराता हूँ उतनी क्लास जो दोस्तों आपको करते रहना है, आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा जीके जीएस में। और मैंने जो राम सिंह यादव की बुक बोला है आपको पढ़ने के लिए, तो दोस्तों उसको तो आप पढ़ते ही रहिएगा, ठीक है। राम सिंह यादव की दोनों बुक को इजीली आप पढ़ते ही रहिएगा, उससे आपका बहुत कुछ अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा और हमारी क्लास आपकी मदद करेंगी ही करेंगी, ठीक है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि मैंने जिन चीज़ों को ब्लू प्रिंट में लिखा है, वो मतलब ब्लू पेन में लिखा है, वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो है टॉपिक है, तो उसको आपको दोस्तों बहुत गंभीरता से लेना है ना। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 2500 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक, ठीक है। दोस्तों मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे और आप इसे इजीली इसका रिविजन भी कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व जिसको बोला जाता है, तब तक माना जाता है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप दोस्तों मैं अगर से जिसे भी ब्लू से दोस्तों डार्क करता हूँ तो समझ लीजिएगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और एक क्वेश्चन आता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो वो किसने की थी मैं बता दूं, जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी किसने? राखल दास बनर्जी ने, ठीक है, राखल दास बनर्जी ने। और कब की थी? तो ये की थी आपकी दोस्तों कब? सन 1921 में की थी, ठीक है। सन 1921 में राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। मुझे उम्मीद है सभी को एक टॉपिक जो है समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों आपको मैं और की पॉइंट बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी, उसमें जो बंदरगाह था, ठीक है ना, बंदरगाह किसको माना गया है? तो लोथल को दोस्तों क्या माना गया है? बंदरगाह माना गया है। आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह किसे माना गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह लोथल को माना गया है, ठीक है। किसे माना गया है दोस्तों? लोथल को माना गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो भावात्मक चित्रात्मक थी। और दोस्तों ये लिपि में दोस्तों दाएं से बाएं लिखा जाता था, मतलब दोस्तों इधर से जो है आपका इधर लिखा जाता था। अभी तक आप देखते होंगे कि जो देवनागरी लिपि होती है उसमें दोस्तों, जो भारत की लिपि उसमें दोस्तों इधर से जो है इधर लिखा जाता है। लेकिन जो पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसमें दोस्तों जो है आपका दाएं से यानी आपके राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। तो कभी आ जाता है कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कैसी थी यानी कैसे लिखा जाता था? तो दाएं से बाएं लिखा जाता था, मतलब राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। इसके बाद दोस्तों एक और यहाँ पर की पॉइंट है आपका कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा मैंने आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, जिसकी खोज सन 1921 में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति मिली, किसके रूप में? नर्तकी के रूप में मिली थी, ठीक है। तो आपको ये आ जाता है क्वेश्चन कि कांस्य की मूर्ति
जो मोहनजोदड़ो से मिली थी वह किसके रूप में मिली थी, तो वो आपका नर्तकी के रूप में मिली थी। ठीक है, तो ब्लू वाले को जो भी मैं कर रहा हूँ ब्लू पेन से, वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको अच्छे से लिखना है अपना। मैं बता दूं कि आपको जो है क्लास में नोट्स तो नहीं बनाना, जैसे मैं भी क्लास ले रहा हूँ आपकी, तो आपको यहाँ पर नोट्स नहीं बनाना है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपका एक बार जब भी क्लास लेकर के हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों आप जो है इसका रिवीजन जब भी करेंगे तब आपको नोट्स बना लेना है, या फिर मैं इसकी PDF तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पे इसे देख सकते हैं ना। तो बिंदास दोस्तों यहाँ पर जो है अपना मन को साफ रख करके और पूरा एकाग्रचित होकर के देखना है बस। और दोस्तों किसी भी चीज़ को स्कैन टेक्निक का उपयोग करके पूरा स्कैन करना है कि हाँ, आप दोस्तों अगर से नोट करते हैं तो वो तो आपके नोट्स में ही रहता है, लेकिन आप एक बार अपने माइंड में नोट कर लेते हो कोई बात को, तो हमेशा के लिए दोस्तों वो आपके माइंड में स्थिर रह जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद अपना कुछ टॉपिक यहाँ पर इसको भी अपन कवर करेंगे कि जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ से मिले हैं, तो वो आपके कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से, कालीबंगा से मिले हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या थी। अगर से क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो वो थी अन्नागार, विशाल अन्नागार थी, है ना। तो मतलब मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या थी, तो वो थी विशाल अन्नागार थी। अब उसके अलावा एक बात और आ जाती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर अग्निकुंड जो है कहाँ से प्राप्त हुए। तो दोस्तों अग्निकुंड पहले हुआ करते थे, और दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई और जब सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज किसने की, दयाराम साहनी जी ने की, तो उन्होंने देखा कि जो है अग्निकुंड भी प्राप्त हुए। और अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। और लोथल क्या है आपका, एक दोस्तों क्या है, अभी जैसे कि हमने पढ़े, लोथल क्या है आपका, लोथल है दोस्तों आपका एक प्रकार का बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह है। तो दोस्तों लोथल आपका एक प्रकार का बंदरगाह है, और एक कालीबंगन था। तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त हुए, आपको अग्निकुंड प्राप्त हुए। तो कभी प्रश्न आ जाता है कि जो है आपका अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोथल से और कालीबंगन से प्राप्त हुए। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों एक बात ये आ जाती है कि आप बोलोगे कि कालीबंगन का क्या अर्थ है भैया। तो कालीबंगन का अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ। कभी प्रश्न में आता है कि निम्नलिखित में से एक शब्द कालीबंगन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जिसमें कालीबंगन का अर्थ क्या है, तो कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब वो दोस्तों चावल के साक्ष्य पहले मतलब ऐसा है कि चावल का यूज़ करते रहे होंगे या चावल की खेती करते रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो दोस्तों चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। और लोथल क्या है, एक प्रकार का बंदरगाह है, मैंने आपको ये भी बताया। ठीक है, इसके बाद ये आ जाती है बात कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कभी प्रश्न आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। और दोस्तों पशुओं में जो कुबड़ वाले सांड है उसकी भी पूजा करते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा तो करते ही थे, लेकिन उसके अलावा पशुओं में एक कुबड़ वाले सांड थे उनकी भी पूजा करते थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दोस्तों आपका आ जाता है दोस्तों कौन सा, आपका आ जाता है दोस्तों वैदिक काल। ठीक है, तो दोस्तों वैदिक काल को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपको दोस्तों ये सन उतने याद नहीं रखना है, हो सके तो आप सन को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना डीप में आपके आर्मी अग्निवीर में नहीं पूछता है। चाहे जीडी हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, टेक्निकल हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, इतना डीप में नहीं पूछता है, क्योंकि दोस्तों आप आर्मी अग्निवीर का दे रहे हैं एग्जाम, को यूपीएससी का नहीं दे रहे हैं कि आपको दोस्तों इतना डीप में पूछ ले। तो मैं हो सके जो भाई करना है कर सकते हैं, लेकिन इतना डीप में नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। किसमें, ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी लेंगे थोड़ी सी। तो जानकारी इस प्रकार से है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। तो अब प्रश्न ये आ जाता है कि कौन सी सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित थी, तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी, वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता थी। अब आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब बड़ा, एक प्रकार से देखा जाए तो, है ना दोस्तों। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो ये थी आपकी वैदिक सभ्यता। और आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, आपका आर्य शब्द का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ। तो इसके बाद आ जाता है दोस्तों बात की आर्य की
भाषा कौन सी थी? तो आर्य की भाषा संस्कृत भाषा थी, मतलब आर्य लोग जो थे संस्कृत भाषा पर विशेष जोर देते थे, ठीक है। और दोस्तों आर्यों की सभ्यता कौन सी, जैसे कि आर्यों की जो सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी? एक ग्रामीण रूप की थी, ग्रामीण रूप की थी, ठीक है। तो ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कि जो आर्यों की सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? तो दोस्तों वो ग्रामीण सभ्यता थी जो कि वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्रामीण सभ्यता थी किनकी? आर्यों की सभ्यता। इसके बाद ये प्रश्न बात आ जाती है कि सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, मतलब कोई राजा जो हुआ करता था उसे दोस्तों कौन सलाह देता था? तो उन्हें सभा देती थी सलाह, और समिति भी सलाह देती थी, और स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। मतलब दोस्तों पहले कुछ जो जो राजा महाराजा की जो सभाएं होती थी वहां पर स्त्रियां भाग नहीं लेती थी, लेकिन दोस्तों जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में जो राजा को सभा के द्वारा और समिति के द्वारा सलाह दी जाती थी कोई भी चीज की, तो दोस्तों उसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। मतलब स्त्रियों को दोस्तों किसी प्रकार से पाबंदी नहीं थी, स्त्रियां भी जो है मंत्री परिषद में रह सकती थी। ये दोस्तों आपकी वैदिक सभ्यता की एक की पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों सही बात है कि किसी भी जमाने में दोस्तों, चाहे आज हो या पहले हो, युद्ध तो होते ही थे। और दोस्तों युद्ध होते थे तो युद्ध के लिए कोई शब्द का भी प्रयोग किया जाता होगा, है ना। तो दोस्तों आपका जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। गविष्टि कभी आ जाता है कि वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। और गविष्टि का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो गविष्टि का शाब्दिक अर्थ था दोस्तों गायों की खोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गविष्टि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो है आपका गायों की खोज। अब रही बात दोस्तों, ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है अपने हाथों से एक एक अक्षर टाइप करके बनाई है, वो भी विशेष रूप से केवल और केवल मोबाइल से। और दोस्तों मैं आपके लिए जो वीडियो ये प्रोवाइड करता हूँ, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मुझे खुद रिसर्च करना पड़ता है, और 1 से 2 घंटा मुझे दोस्तों खुद रिसर्च करने में चले जाते हैं। तो दोस्तों आप सपोर्ट जरूर करना, आपका सपोर्ट करना बनता है, क्योंकि आपका भाई जब आपके लिए मेहनत कर सकता है तो आप भी दोस्तों इस वीडियो को देखने में अपने लिए मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं आपके लिए ये छोटी सी पीडीएफ बनाने के लिए और इसके अलावा दोस्तों इसे तैयार करने के लिए जब इतनी मेहनत कर सकता हूं, तो आपका भी दोस्तों अपने फ्यूचर के लिए दोस्तों मेहनत करना बनता है। और मैं चाहता हूं कि जिस दिन आप एग्जाम दे के आए तो फट से वीडियो में आके कमेंट किए कि भैया जो आपने पढ़ाया था वो एग्जाम में आया था। बस मैं यही चाहता हूँ दोस्त, इसी में मेरी दोस्तों शांति मिल जाएगी मुझे कि यार मेरे से जो भाई मेरा पढ़ा था, मैंने जिस वीडियो में उन्हें बताया था वो क्वेश्चन एग्जाम में मिला, मुझे अंदर से दोस्तों सुकून मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाता है युद्ध शब्द के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ क्या था? गायों की खोज, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आर्यो है, ठीक ठीक है, इसे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक। तो देख लीजिएगा कि आर्यो का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। तो दोस्तों पहले के लोग क्या हुआ करते थे, आपने देखा होगा विष्णु जी ने भी एक मोहिनी रूप धारण कर लिया था। और दोस्तों क्या करते थे विष्णु जी ने जब मोहिनी रूप धारण किया था तो वो भी जो है देवताओं के लिए जो सोमरस था उसे राक्षसों ने चुरा लिया था। तो जब राक्षसों सोमरस पीने वाले थे तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके उन्हें जल पिला दिया था। और सोमरस किसने पिया था? तो देवताओं ने पिया था। तो दोस्तों देवताओं को सोमरस, देवता भी सोमरस पीते थे। उसी प्रकार से दोस्तों आर्यों का प्रिय पदार्थ क्या था? तो दोस्तों आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ जो है सोमरस था। कभी आ जाता है कि सोमरस किसका प्रिय पेय पदार्थ था? तो वो आर्यों का था, ठीक है, जो कि कहाँ से संबंधित थे? आपके वैदिक सभ्यता थे संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जो सोमरस कैसे बनाया जाता था? तो वनस्पतियों से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? वनस्पतियों से बनाया जाता था। इसके बाद आ जाती है कि उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? तो उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। कभी प्रश्न आ जाता है आपको कि उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? तो उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है ना, वैदिक सभ्यता के अनुसार। इसके बाद आ जाता है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु आपका घोड़ा था। और दोस्तों प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता में जब दोस्तों ग्रामीण जैसी स्थिति थी और जब वहाँ पर खेती भी की जाती रही होंगी, तो दोस्तों खेती के लिए सभी लोग दोस्तों पानी का स्मरण करते हैं। और पानी कौन हमें देता है? तो जब इंद्र भगवान होते हैं वही दोस्तों पानी प्रदान करते हैं, है ना, वर्षा कराते हैं। तो दोस्तों उनमें जो है वैदिक सभ्यता में दोस्तों आपका कौन सा प्रिय पशु था? तो पशु घोड़ा था। और प्रिय देवता इंद्र थे जिसकी पूजा करते थे। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंद्र की पूजा कौन करते थे? इंद्र देवता की पूजा कौन करते थे? तो वैदिक सभ्यता के लोग, आर्य लोग करते थे। कि आपका यहाँ पर ये
बात करेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कौन सा आ जाता है आपका? इसके बाद आ जाता है उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल, इसका सन आप देख सकते हैं, सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। सन आप में आने के बहुत कम चांसेस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ की पॉइंट है कि सत्यमेव जयते जो है, जो उत्तर वैदिक काल का है, जो जो कि किससे लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी एक शिफ्ट में फंसा था आर्मी अग्निवीर के, तो दोस्तों और इस बार भी पूरे पूरे छपने के चांसेस है, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं जिसको भी ब्लू पेन के अंदर में बंद कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आपको गौर से देखना है, इसका बार बार रिविजन करना है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना, जो कि उत्तर वैदिक काल का है। ये उत्तर वैदिक काल की बात है। अब दोस्तों कभी प्रश्न आता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बात कि महाकाव्य दो है। ठीक है, महाकाव्य दो है, कौन कौन से है? एक तो महाभारत और दूसरा रामायण, है ना। महाभारत और रामायण, जबकि संस्कृत में दोस्तों महाकाव्य कितने हैं? 8 महाकाव्य है। तो कभी आ जाता है आपको कि दोस्तों संस्कृत में महाकाव्य कितने हैं, तो 8 महाकाव्य है। और दोस्तों महाभारत जो है, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, जैसे कि मैंने आपको कई प्रैक्टिस सेट कराया उसमें भी बताया है कि महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता है। और सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाकाव्य आपका क्या है? महाभारत है। ठीक है, महाभारत है। तो कभी प्रश्न आ जाता है आपको इस प्रकार से कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और महाकाव्य कितने हैं, तो वैसे तो महाकाव्य बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों महाकाव्य 2 है, वो है महाभारत और रामायण। और दोस्तों जबकि संस्कृत में महाकाव्य कितने हैं, तो 8 महाकाव्य है। और महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो जय संहिता था। और महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो कभी प्रश्न आ जाता है कि उत्तर वैदिक काल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, आपका आंसर दोस्तों महाभारत होगा। और महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। तो दोस्तों आप फटाक से 5 मिनट में इसको रिवीजन करेंगे इतना उत्तर आपका, और फटाक से दोस्तों रिवीजन करने के बाद दोस्तों आपकी क्लास को एंड करेंगे। और आपको दोस्तों इतना बताना है कि आपने कितना स्कोर, मतलब कितने जो है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उसका दोस्तों आपको कमेंट में आंसर देना है, ये मैं बोल रहा था। ठीक है, और आज की क्लास कैसी लगी ये तो बताना ही बताना। तो फट से रिवीजन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व था। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और वहीं मोहनजोदड़ो की किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज आपके राखलदास बनर्जी ने की थी, सन 1921 में की थी। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो है लिपि भावात्मक और चित्रात्मक थी, जिसमें दाएं से बाएं मतलब राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता था। और मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति मिली, जिसे नर्तकी के रूप में कहा गया। उसके बाद दोस्तों बात यहाँ पर आ जाती है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, तो दोस्तों कालीबंगा से मिले। और दोस्तों कालीबंगा का मैंने जैसा कि आपको बताया भी अर्थ, काली चूड़िया अर्थ होता है, काली चूड़िया होता है, जो कि दोस्तों जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से मिले। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या थी, विशाल अन्नागार थी। और दोस्तों अग्निकुंड कहाँ से मिले, तो आपको अग्निकुंड मिले कहाँ से, लोथल से और कालीबंगन से आपको अग्निकुंड मिले। और इसके बाद दोस्तों चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपके चावल के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले, तो वो लोथल बंदरगाह से मिले। और सिंधु सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे, और दोस्तों पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, है ना, मतलब मातृ देवी की पूजा और कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। इसके बाद हमने पढ़े वैदिक सभ्यता, जिसमें वैदिक काल को जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है। किसमें, एक तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल और दोस्तों दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको ये भी बात बताया था, कौन सी बात, इसके बाद मैंने आपको ये बात ये बताया था कि दोस्तों जो आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। और आर्यों की जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और सभा एवं समिति द्वारा राजा को सलाह भी दी जाती थी, और स्त्रियों के साथ कोई भेदभाव नहीं था, स्त्रियां जो है सभा में भाग भी ले लेती थी। ठीक है, और युद्ध के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था दोस्तों आपके ऋग्वैदिक काल में, तो दोस्तों जो वैदिक सभ्यता थी उसका ऋग्वैदिक काल में जो है गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ क्या होता था, गायों की खोज। ठीक है, अब इसके बाद ये बात आ जाती है कि आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ कौन सा था, तो सोमरस था, जिसे वनस्पति के द्वारा बनाया जाता था। और उपनिषदों की संख्या 108 थी। और
आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। और दोस्तों जो है आर्य जो है इंद्र की पूजा करते थे। और उत्तर वैदिक काल में हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल में हमने ये पढ़ा कि दोस्तों सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और महाकाव्य मुख्य रूप से तो दो है, वो है महाभारत और रामायण। और जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य है और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। और महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? महाकाव्य है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैं आपको दोस्तों कुछ होमवर्क के रूप में देने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर आपका जो है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया। थोड़ी सी क्लास हुई आपकी। यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जो है होमवर्क के रूप में ये दूंगा कि सबसे पहली बात तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ये आपका होमवर्क रहेगा। और एक क्वेश्चन ये रहेगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या थी, है ना? ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कालीबंगा का अर्थ क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या है? और तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो दोस्तों यही था वीडियो के माध्यम से आपको छोटी सी क्लास के माध्यम से आपका 1 नंबर कंप्लीट कराना हमारा मेन उद्देश्य था। ये क्लास को दोस्तों आप अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन की कर रहे हो या क्लर्क की कर रहे हो या टेक्निकल या दोस्तों इस नर्सिंग असिस्टेंट स्टोर कीपर की कर रहे हो दोस्तों, इजीली आपको जो है यहाँ पर इसमें सब कुछ हो जाएगा इसमें कवर। और दोस्तों आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों हम चाहे तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को दोस्तों 2-3 दिन भी आपकी 3-4 घंटे की क्लास भी ले तो ये दोस्तों कंप्लीट नहीं होने वाली है। लेकिन हमको एक ही बात है कि जो एग्जाम में आता है वही अभिषेक जैतवार इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल पढ़ाता है। सीधी सी बात है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बेझिझक जो है करना। और होमवर्क जो आपका है, पहला मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, दूसरा मोहनजोदड़ो में से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या था, और तीसरा कालीबंगा का अर्थ क्या है दोस्तों। ये तीनों का ऑप्शन अगर से आप सिंसियर छात्र हैं तो जरूर देंगे, मुझे उम्मीद है। और फिर भी क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना। और दोस्तों अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और छोटी सी बात ये भी है कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो एक सब्सक्राइब भी बनता है यार। ठीक है, बढ़िया तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत।